सो हेलो एंड वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विद अजय सर। सो आज मैं फिर आया हूँ आपके पास लेकर के अपनी वीडियो, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फंडामेंटल फार्मूला है जिसको हम आज समझेंगे, और इसको हम दोनों तरीके से समझेंगे, स्केलर फॉर्म भी एज वेल एज इन वेक्टर फॉर्म। क्योंकि कभी कभी आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाता है, कभी आपसे स्केलर फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों अच्छे से आने चाहिए, राइट। So if you remember, in the last video we have discussed about the electrostatic force of repulsion and attraction। हमने बताया था आपको उसमें कि अगर दो चार्जेस हैं और उन दो चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स लगेगी, ये डिपेंड करता है कि चार्जेस लाइक हैं या अनलाइक हैं कि फोर्स कैसी होगी। अगर चार्जेस लाइक हैं तो आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि जो फोर्स होगी दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव, और अगर चार्जेस अनलाइक है मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देन द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो ये तो हो गया, ठीक है भाई, फोर्स होगी, ये तो मालूम पड़ गया मैं लास्ट वीडियो में। बट आज हम सीखेंगे कि जो फोर्स है वो फोर्स कितनी होगी, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। वो फोर्स कहाँ लगेगी, किस तरफ लगेगी, कैसे काम करेगी, ये सब चीज़ें आज हम सीखेंगे अपनी इस वीडियो में। सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इस टॉपिक को आज आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। वन मोर थिंग, आई हैव टोल्ड इन माई वीडियोज ऑल्सो दैट दिस ईयर आई एम गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस। मैं पूरा सिलेबस जो क्लास 12th फिजिक्स का है CBSE का, वो इस बारी कवर करने वाला हूँ। तो इफ़ यू वांट टू लर्न ऑल द टॉपिक्स वेरी थॉरोली, देन सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो देयर वॉज अ फ्रेंच फिजिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब, राइट। इन 1785 ही वर्कड ऑन द चार्जेस, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कि जो फोर्स होगी वो फोर्स कितनी होगी दो चार्जेस के बीच में, जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जानते हैं दोनों टाइप की होती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है कि फोर्स दोनों तरह की होती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। नाउ टू मेजर दिस फोर्स, इस फोर्स को मेजर करने के लिए ही यूज्ड अ टॉर्जन बैलेंस। और टॉर्जन बैलेंस कुछ नहीं, एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जो कि फोर्स को मेजर करने का काम आता है, राइट। सो इट इज जस्ट अ डिवाइस। इस डिवाइस की हेल्प से चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब ने क्या किया था, उस फोर्स को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, ही गेव द लॉ जिसको हम कहते हैं आज कूलम्ब्स लॉ, या कह लो आप आज हम उस लॉ को कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट वाज दैट लॉ, उस लॉ को समझना होगा बहुत अच्छे से हमें, राइट। सपोज दैट देयर आर टू चार्जेस, ओके, लेट अस से वी हैव टू चार्जेस हियर, वन इज दिस इज Q1 and the other one is Q2, and these two charges are separated by a distance, you can say small r, कि इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है। Then what he said, इन्होंने अपने लॉज में क्या कहा, he said that first thing that the force of attraction और repulsion, दोनों की बात चल रही है, force of attraction या repulsion कोई सी भी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू, पहली चीज क्या प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, की जो चार्जेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड्स है उसका जो प्रोडक्ट होगा, राइट। सो यू कैन से फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सो दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये इनकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, राइट। नाउ व्हाट इज सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन में ही सेड दैट कि जो ये फोर्स है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ये फोर्स जो होगी दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है r, उसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एंड पावर कितनी होगी, 2 होगी। सो ये इनका हो गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन, राइट। नाउ कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें मिल जाता है दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। सो इस दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिल गया, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। नाउ आई बिलीव दैट ये बात तो आप सबको पक्का पता होगी कि अगर हमें ये साइन, दैट इज साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, अगर इसको रिमूव करना होता है तो हमें एक कांस्टेंट पुट करना होता है यहाँ, राइट। सो वी विल नाउ पुट अ कांस्टेंट हियर टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट। सो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा फिर F इज इक्वल टू स्मॉल k, माइंड इट, स्मॉल k Q1 Q2 upon R square, and here we have the Coulomb's law in electrostatics.
ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि जो चार्जेस हैं Q1 Q2 उनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसका प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों कंबाइन करेंगे आप, फिर उसमें आप यहाँ को इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर एक कांस्टेंट K पुट करेंगे एंड यू विल गेट द कूलम्स लॉ, राइट। नाउ ये जो आपके सामने कूलम्स लॉ हमने ड्राइव किया है अभी, अब इसके बारे में कुछ बहुत काम के पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। सो नाउ हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं इसको समझने के बाद। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एनालॉग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोगों ने बचपन में एक लॉ पढ़ा था, क्लास 9th में, आई होप सो, दैट F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। सो ये लॉ और ये लॉ अगर आप देख रहे हैं तो दोनों बिल्कुल एक से लॉ हैं। यहाँ पर भी फोर्स है, वहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी जो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी जो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट हो रहा है, वहाँ पर भी डिस्टेंस का स्क्वायर है और यहाँ पर भी डिस्टेंस का स्क्वायर है, वहाँ पर भी एक कांस्टेंट और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज एनालॉग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब ये बिल्कुल एक सा है, सिमिलर है, उसके अनुरूप है, यू कैन से दैट, राइट। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन r स्क्वायर के, जहाँ कोई, जैसे यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, फोर्स है, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन है तो उसे हम कहते हैं कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, राइट। तो आपने पहले यहाँ देखा इसको, फिर आपने इसको यहाँ पर भी देखा, इन दोनों जगह पर ये लॉ फॉलो हो रहा है, राइट। और अगर ऐसा है जहाँ जहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भूलनी नहीं है कि वो चीज़ क्या होती है, वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है कंजर्वेटिव, राइट। दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। और अब व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, अच्छे से पढ़ा था आपने, कि ऐसी फोर्सेस जिनका वर्क डन डिपेंड नहीं करता है पाथ के ऊपर। आई रिपीट वंस अगेन, ध्यान से समझिएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, राइट। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब चूंकि यहाँ पर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, राइट, दिस फोर्स, ये कौन सी फोर्स है, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट। नाउ ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फॉलो कर रही है क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, इसलिए ये फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं जिनका वर्क डन डिपेंड नहीं करता है पाथ पर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स है ये, एक सेंट्रल फोर्स है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स, किसे कहते हैं हम सेंट्रल फोर्स, अंडरस्टैंड दिस, ध्यान से समझिएगा। वो फोर्स जो सेंटर टू सेंटर जो लाइन है, सपोज दैट यहाँ पर ये एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, तो यहाँ पर ये दो चार्ज रखे हुए हमारे पास, अगर हम इन चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन कर दें, इनके सेंटर्स को, इसके सेंटर को इसके सेंटर से हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो जो ये फोर्स है, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस लाइन। पॉइंट को ध्यान से नोट कीजिएगा कि सेंट्रल फोर्स का मीनिंग होता है कि सेंटर टू सेंटर जो फोर्स कैसे वर्क कर रही है, सेंटर टू सेंटर, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रल फोर्स, राइट। अब देखिए कैसे, सपोज दैट Q1 और Q2 दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, दोनों यहाँ पर पॉजिटिव हैं, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर चार्जेस दोनों एक से होते हैं तो फोर्स होती है रिपल्सिव। इट मीन्स ये वाला जो चार्ज है और ये चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, यानी कि एक दूसरे को दे विल एक्सर्ट अ फोर्स विच विल सेंड देम अवे फ्रॉम ईच अदर, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करेगी, राइट। सो वो जो फोर्स लगेगी, दैट फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन, ये ध्यान रखेंगे आप। और चूंकि दोनों चार्ज एक से हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो वो होगी रिपल्सिव, मगर वो आप देखेंगे वो इस तरीके से होगी, यहाँ ये F यहाँ, और जो इस तरफ लगेगी दैट विल बी लाइक दिस। अभी इस फोर्स के बारे में, ये फोर्स ध्यान रखेंगे, दीज टू फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। जितनी फोर्स ये चार्ज इस पर लगाएगा उतनी फोर्स ये वाला चार्ज भी इस पर लगाएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे आप। इट ऑल्सो फॉलोज एक्शन रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसको भी फॉलो करते हैं। तो जितनी फोर्स ये वाला चार्ज इस चार्ज पर लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज इस चार्ज पर लगाएगा, इस तरफ, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर ये चार्ज, लेट अस एज्यूम कि ये चार्ज जो है कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, अनलाइक चार्जेस। तो क्या बनता फिर डायग्राम इसका, फिर ये होता Q1 यहाँ पर और ये होता लेट अस से Q2 यहाँ पर।
तो ये फोर्स अगर ये अनलाइक होते हैं, मतलब ये नेगेटिव है मान लो और ये वाला मान लो पॉजिटिव है, लेट अस एज्यूम, तो चूंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्ज होने की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव होगी, लेकिन चूंकि फोर्स कैसी है, सेंट्रल फोर्स है, सो दिस फोर्स विल एक्ट अलोंग दिस लाइन। तो आप फिर उसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, यहां पर F, यहां पर F। So when the charges are unlike, force will be attractive and it will be inwards, right? और अगर चार्जेस दोनों एक से हैं, then the force will be repulsive और वो होगी outwards। बट ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये फोर्स सेंट्रल फोर्स है, तो मतलब जो लाइन इन दो के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही होगी उसी के अलोंग ये फोर्स काम करेगी। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। एट द लास्ट इन दिस वीडियो मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा और उन एग्जांपल्स की हेल्प से मैं कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की कि इस वाली सिचुएशन में जो फोर्स है वो कैसे लगेगी और इस सिचुएशन में फोर्स कैसे लगेगी। हम डिफरेंट अरेंजमेंट करेंगे चार्जेस के एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि फोर्स कहाँ पर लगेगी और किस तरीके से लगेगी। सो वीडियो के लास्ट तक अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नाउ हियर इन दिस फॉर्मूला दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। K को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट, एंड दिस K इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जो इसका नाम है वो क्या नाम दिया गया है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको नाम दिया गया है, राइट। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, यहां पर जो पॉइंट आपको नोट करना है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, वो पॉइंट क्या है कि जो K है, ये वाला K, स्मॉल k, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और जिसको आप कहते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस K डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इसकी जो वैल्यू होती है इस स्मॉल k की, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, कि जो चार्जेस हैं वो चार्जेस हमने कहां पर रखे हुए हैं, क्या वो चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए हैं, क्या वो चार्जेस किसी मीडियम में रखे हुए हैं, इस बात पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, राइट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक है भाई तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं कि वो किस मीडियम में है। सो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। फिर से बता रहा हूँ कि जो स्मॉल k है, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर, कि जो चार्जेस हैं वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। सपोज दैट कि वो चार्जेस जो Q1 Q2 हैं, लेट अस से कि वो चार्जेस रखे हुए हैं वैक्यूम में। कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखे हुए हैं। देन द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको, क्या हो जाएगी ये, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, राइट। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई एंड एप्सिलॉन नॉट, तब हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये वैल्यू भूलनी नहीं है आपको। इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आप लोग यही वैल्यू यूज करेंगे अगर चार्जेस रखे हुए वैक्यूम में। एंड मैक्सिमम केस में जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलती हैं, एग्जाम्स में मिलती हैं, उसमें जो चार्जेस रखे हुए होते हैं वो रखे हुए होते हैं वैक्यूम में या फिर एयर में रखे हुए होते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे आप कि अगर चार्जेस एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में, तो मतलब आपको यही वैल्यू यूज करनी है। दोनों केस के लिए आपको वैल्यू यही यूज करनी है। नाउ व्हाट इज दिस, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं? इट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। ये ध्यान रखेंगे आप, जो एप्सिलॉन नॉट होता है क्या होता है, ये होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, राइट। सो ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, राइट। नाउ सपोज दैट जो चार्जेस अभी हमने वैक्यूम में रखे हुए थे Q1 Q2, अब उन चार्जेस को उठा के रख दिया हमने किसी मीडियम में, राइट। अब जब मीडियम में रख रहे हैं उठा के हम, तो k की वैल्यू जो कांस्टेंट k है ये वाला, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। कंपेयर कीजिए, यहां पर थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर हो गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट। ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है? ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में चार्ज रख दिए आपने उठा के, जिस मीडियम में चार्ज रखे हुए हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी है। जबकि यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट था, ये था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है, यहां पर ये मीडियम के लिए है और यहां पर ये फ्री स्पेस के लिए। इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आपको सोचना है पहले कि जो चार्जेस रखे हुए वो मीडियम में रखे हुए हैं या वो रखे हुए हैं वैक्यूम में या एयर में। वैक्यूम और एयर के लिए ये होता है और मीडियम के लिए ये होता है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, राइट। नाउ अब जब ये दोनों वैल्यूज मिल गई है, हमें यहाँ पर भी वैल्यू मिल गई है और यहाँ पर भी मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई है वैक्यूम के लिए और ये मिल गई है हमें मीडियम के लिए। तो अब देखिए जो फोर्स का फॉर्मूला है ये वाला, ये क्या बन जाएगा वैक्यूम के लिए? इट विल बिकम
फोर्स इन वैक्यूम 1/4πε0.q1q2/r², राइट। क्या बन जाएगा, ये हमने उठा के यहां पर k की वैल्यू पुट कर दी है वैक्यूम वाली, राइट। सिमिलरली मीडियम के लिए हम जब वैल्यू पुट करेंगे ये वाली उठा के, तो फोर्स इन मीडियम क्या बन जाएगी, इट विल बिकम 1/4πε0.q1q2/r²। नाउ वी हैव दीज टू इक्वेशंस a एंड b, और जब हम इन दो इक्वेशंस को, मतलब व्हेन आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन a बाय इक्वेशन b, तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए फोर्स वैक्यूम वाली अपॉन फोर्स मीडियम, ये हम दोनों की वैल्यूज पुट किए यहाँ पर। अब देखिए आप r² से r² कैंसिल हो जाएगा, q1 q2 से q1 q2 कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। एंड दिस रेशियो, जो रेशियो है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो रेशियो होती है, दिस रेशियो इज इक्वल टू, या इसको कहते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। दिस एप्सिलॉन r जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल के, क्या लिखा हुआ है ये, कैपिटल के, राइट। कैपिटल के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो आप इसको रिलेटिव परमिटिविटी कह दो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दो, एक ही मीनिंग है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, सिर्फ इनका यूज अलग अलग है टर्म्स का। अदरवाइज जिस तरीके से आपने क्लास 11th में ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में डिफरेंस समझा, दोनों सेम मोशन है बट उनका यूज अलग अलग जगह होता है, वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी कह दो आप या कह दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों एक ही चीज़ है बट यूज करने का जो उनका कहना चाहिए प्लेस है, मतलब कब हमें ये बोलना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कब हमें बोलना है रिलेटिव परमिटिविटी, वो थोड़ा सा डिफरेंट है बस, राइट। अदरवाइज दीज टू थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। अब यहां पर जब हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या आया है, देखिए व्हेन आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू जाएगी फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के, राइट। एंड नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और चूंकि इसकी वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि फोर्स इन मीडियम हमेशा कम होगी फोर्स इन वैक्यूम से। मतलब जो फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस फॉर द गिवन डिस्टेंस, गिवन सेपरेशन, वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। मीडियम अगर आप रखेंगे तो वो फोर्स हमेशा कम हो जाएगी। इस पॉइंट को बिल्कुल से भूलना नहीं है। फोर्स इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, मीडियम में हमेशा कम हो जाएगी। कितना कम होगी, के टाइम्स। इफ समवन आस्क यू कि भाई कितना कम होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए इट विल रिड्यूस के टाइम्स, राइट। सपोज दैट अगर वैक्यूम में फोर्स है लेट अस से 100 न्यूटन्स और कोई मीडियम में रखा आपने उठा के, जिसका जो वैल्यू है के की इट इज अबाउट टू कैन से 10, तो जो फोर्स हो जाएगी वो जाएगी 100/10, इट मीन्स आंसर विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन्स ओनली। तो मीडियम में फोर्स हमेशा कम होगी, इसको भूलना नहीं है। फोर्स मैक्सिमम होगी हमेशा वैक्यूम में, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन से दैट एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो यहाँ से लिया हमने, इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, राइट। तो ये हमें मिल जाती है एक रिलेशन। अब इस रिलेशन से आप कह सकते हैं कि क्या एप्सिलॉन की वैल्यू जो होगी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या फिर कह लो इंटू एप्सिलॉन आर, राइट। सो वी हैव द वैल्यू हियर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, राइट। एंड इफ यू सी जो फॉर्मूला हमारे पास था फोर्स का, ये रहा, इन फोर्स इन द मीडियम, सो इसमें हमने लिखा था 1/4π एप्सिलॉन डॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। सो एट द प्लेस ऑफ एप्सिलॉन नाउ यू कैन पुट द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के, और जब आप ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन, देन यू विल गेट द फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट के डॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट। अब इसमें 1/4π एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते हैं पहले से ही है, उसकी वैल्यू पता रहती है आपको, बस आपको यहाँ पर के की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई वी हैव फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम कब अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, राइट, या कहाँ इसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। सो अगर हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस की, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, भूलने नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट इज कूलम्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल होगा। इफ द चार्जेस आर नॉट पॉइंट चार्जेस, तो ध्यान रखिए आप उस पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द पॉइंट चार्जेस। नाउ सेकंड थिंग,
चूंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बताया था कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जो भी कुछ पढ़ेंगे उन सब में चार्ज रेस्ट पर होगा, राइट। सो सेकंड पॉइंट वहीं से मिलता है हमें क्या, कि चार्जेस जो पॉइंट चार्जेस हैं जिस पर हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं वो चार्जेस भी रेस्ट पर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चार्जेस जो है मोशन में है। अगर चार्जेस मोशन में है देन यू कैन नॉट अप्लाई दिस कूलम्स लॉ देयर, राइट। सो द आंसर इज कि the limitation of Coulomb's law is that it is applicable only and only on the point charges at rest. Now let us understand the Coulomb's law in the vector form. ठीक है, अब हम इसको समझेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो ठीक है, उसको समझने से पहले सबसे पहले देखते हैं डायग्राम। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। हमने यहाँ पर दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जिसको हम ये मान रखा है कि दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में रखे हुए हैं। और उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। वो डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। नाउ सी हियर R12 कैप एंड R21 कैप, ये दोनों दीज टू आर द यूनिट वेक्टर्स। क्या है ये? यूनिट वेक्टर्स है। और यूनिट वेक्टर कैसे हैं? R12 कैप जो है इट इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, यानी कि फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2 जो यूनिट वेक्टर लिया है हमने वो लिया है R12 कैप। सिमिलरली R21 इज द यूनिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या है? चार्ज 2 से, चार्ज Q2 से चार्ज Q1 की तरफ है, राइट। नाउ वी हैव द फोर्स हियर दैट इज F21, सो इट इज अ फोर्स वेक्टर। नाउ F21 का मतलब क्या है? F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, कि जो फोर्स चार्ज 2 पर है 1 की वजह से। सिमिलरली दिस साइड वी हैव टेकन द फोर्स वेक्टर F12, और इसका मतलब क्या है? F12 का आप समझ चुके होंगे अब कि इट इज द फोर्स वेक्टर विच इज शोइंग द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, कि इस 2 जो Q2 चार्ज है इसकी वजह से इस पर कितनी फोर्स है, इट इज शोन बाय दिस फोर्स वेक्टर 1 2, राइट। ओके, नाउ सो नाउ जैसे कि हम लोग अब ये पूरा डायग्राम समझ चुके हैं, अब इस डायग्राम की हेल्प से हम लिखेंगे अपना जो एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ पहले ध्यान रखेंगे, एक चीज़ नोट करेंगे जो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, एंड दैट इज कि अगर कोई वेक्टर है, सपोज दैट कोई वेक्टर लेट से वेक्टर ए है, राइट। सो वेक्टर ए क्या होता है? वेक्टर ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू यूनिट कैप इनटू यूनिट वेक्टर, राइट। सो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11 में इन चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, जहाँ पर आपने वेक्टर्स को स्टडी किया था, राइट। सो सिमिलरली इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे अपना ये एक्सप्रेशन किसका? फोर्स वेक्टर का। सो फोर्स वेक्टर मतलब कि ए वेक्टर जो है फोर्स वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड। ये क्या है? दिस इज द मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। अब लास्ट में क्या आएगा? डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में है। सो जो ये फोर्स 1 2 है, फोर्स 1 2 इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर R21, राइट। तो क्योंकि ये फोर्स इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है तो इसीलिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा? R21 वाला आएगा, राइट। सो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। नाउ सिमिलरली जो F21 फोर्स वेक्टर है इसको भी हम इसी तरीके से इसी फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, फोर्स वेक्टर 2 1 मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 जो है वेक्टर हो गया। अब क्या आएगा? अब आएगा मॉड। सो मॉड देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द मॉड, ये इसका मॉड है, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है इसकी। अब F21 जो होगा, जो फोर्स है 2 पर 1 की वजह से, वो इस तरफ है। चूंकि हमने चार्जेस कैसे लिए हुए हैं बताया मैंने आपको पहले ही कि हमने लाइक चार्जेस लिए हुए हैं, तो फोर्स रिपल्सिव है, तो फोर्स इस तरफ है। तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कौन सी है? ये वाली है, यूनिट वेक्टर R12। सो यूनिट वेक्टर R12 यहाँ पर आ गया, राइट। सो नाउ वी हैव दीज टू एक्सप्रेशंस फॉर द फोर्स वेक्टर, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1 and 2। नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम, इस डायग्राम से इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड वेरी क्लियर दैट कि दोनों जो यूनिट वेक्टर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और चूंकि वेक्टर्स में जो अपोजिट चीज़ें होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आगे भी काम आएगा आपके, जब अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और वहाँ पर फोर्स फाइंड करेंगे। जहाँ पर भी नेगेटिव साइन आ गया इसका मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। इन वेक्टर्स नोट दिस पॉइंट, इन वेक्टर्स माइनस साइन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं यहाँ पर R12 एंड R21 दोनों अपोजिट हैं डायरेक्शन में, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम्स, राइट। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि R12 कैप इज इक्वल टू नेगेटिव R21 का कैप, राइट। ओके नाउ ठीक है। अब अगर ऐसी बात है, सो यू जस्ट सी हियर, इस वाली एक्सप्रेशन में यहाँ पर R12 कैप हमने यूज़ किया हुआ है, राइट।
अब R12 कैप हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है, तो इसके प्लेस पर उठाकर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो हमने इसके प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी है इसमें, तो क्या बन गया हमारे लिए F21 पूरा यहाँ से एज इट इज है, R12 कैप के प्लेस पर आ गया -R21 कैप। ओके, नाउ इस माइनस साइन को हम ले जाएंगे आगे। सो ये माइनस साइन अब आ गया कहाँ पर, आगे आ चुका है यहाँ पर, राइट। और अब ये जो पूरा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला, राइट, इसको आप अगर कंपेयर करेंगे तो इट इज बिल्कुल यही फॉर्मूला आपका यहाँ पर ये बन गया है। सो नाउ एट द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट F12, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, F12 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया, क्या मिल गया कि फोर्स F21, फोर्स वेक्टर F21 जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है किसका, फोर्स वेक्टर 12 का, राइट। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि दोनों जो फोर्स वेक्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं। और अभी आपको बताया मैंने जस्ट, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब उनके जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा और जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। सो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम पड़ गया, और यही सिग्निफिकेंस है कूलम्स लॉ की इन वेक्टर फॉर्म। और वो क्या है, वो ये है कि हमें इस फॉर्म से एकदम क्लियरली ये चीज़ एकदम साफ साफ मालूम पड़ जाती है, क्या कि दोनों जो फोर्स वेक्टर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं। इससे हम लोग यहाँ प्रूव कर सकते हैं कि जो ये फोर्स लग रही है इन दो चार्जेस पर, इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के एंड में हम लोग कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे और उसके लिए कूलम्स फोर्स को मार्क करके देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से कूलम्स फोर्स को मार्क किया जाता है, राइट। सो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। अब देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें ये +Q1 है, यहाँ पर -Q2 है, राइट। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसमें दो चार्ज हैं जो कि अनलाइक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और यहाँ पर मैंने आपको लाइन ज्वाइन कर रखी है सेंटर टू सेंटर, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो कूलम्स फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स है, राइट, विच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, राइट। ओके, नाउ अब चूंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, अनलाइक चार्ज हैं, तो आप ध्यान रखेंगे जो फोर्स होगी इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगी, राइट। और चूंकि अट्रैक्टिव होगी और वो इसी लाइन के अलोंग जो है एक्ट करेगी, तो आप सीधे इसको मार्क करेंगे इस तरीके से कि ये हो गई इधर फोर्स और ये हो गई इस तरफ फोर्स, राइट। सो इन दिस मैनर आप इसमें फोर्स यहाँ मार्क कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में देखिए आप, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। इट मीन्स फोर्स होगी रिपल्सिव, फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव, राइट। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा फोर्स कहाँ काम करती है, ऑन द एक्सिस ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, राइट। तो रिपल्सिव फोर्स है, ये एक्सिस हो गई जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। इट मीन्स जो फोर्स होगी दैट विल बी लाइक दिस एंड लाइक दिस, राइट। अगर यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव चार्ज होते, लेट अस से कि दोनों क्या होते, नेगेटिव चार्ज होते, तब भी जो फोर्स है वो ऐसे ही आप मार्क करते, बिल्कुल इस तरीके से ही, क्योंकि तब भी फोर्स रिपल्सिव ही होती, राइट। नाउ लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल। इसमें ये एक्स एक्सिस पर एक चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज रखा हुआ है वाई एक्सिस पर, ठीक है। नाउ दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। सीधी सी बात है, आपको पता है, अब आप समझ चुके हैं कि जो फोर्स होगी वो इसी लाइन पर आपको मार्क करनी है, इसी लाइन पर वो एक्ट करेगी, राइट। अब देखिए आप, चूंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है, कैसे हैं, पॉजिटिव, तो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव होगी, फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव, और वो कहाँ पर काम करेगी, इस वाली लाइन पर काम करेगी। सो रिपल्सिव मतलब बाहर की तरफ होगी, तो आप इसको ऐसे यहाँ मार्क कर देंगे, इसको आप यहाँ ऐसे मार्क कर देंगे, भाई ये हो गई फोर्स यहाँ पर और ये हो गई फोर्स, ठीक है। नाउ लेट अस टेक द लास्ट एग्जांपल। इसमें देखते हैं, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है बेटा एक्स पर और एक चार्ज रखा हुआ है जेड पर रखा हुआ है, लेकिन अब की बार क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और चूंकि चार्जेस अनलाइक है तो फोर्स होगी इस बार अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और अट्रैक्टिव फोर्स आप जानते हैं इन्वर्स होती है। एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, राइट। ये लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई है मैंने, जो इन दो चार्जेस को मिला रही है, इसी लाइन के अलॉन्ग वो फोर्स काम करेंगी, राइट। तो यहाँ से हमने कहा भाई ये हो गई एक फोर्स इस तरफ और ये हो गई एक फोर्स इस तरफ। सो यू कैन मार्क हियर एफ एंड यू कैन मार्क हियर एफ, राइट। तो इन सभी एग्जांपल्स में अब आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से फोर्स को मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पॉइंट नोट कीजिए कि ये भी एफ है, ये भी एफ है, मतलब दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों फोर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं। यहाँ भी आप चेक कीजिए, ये भी एफ है और ये भी एफ है, इस केस में दोनों फोर्स कैसी हैं, इक्वल हैं और अपोजिट हैं, राइट। इसमें आप चेक कीजिए, यहाँ पर भी क्या है, दोनों फोर्स कैसी हैं, दोनों फोर्स इक्वल हैं, एफ और एफ, और साथ में कैसी हैं, अपोजिट है, राइट। यहाँ चेक कीजिए आप, इस वाले एग्जांपल में आप अगर देखेंगे दोनों फोर्स कैसी हैं,
इक्वल है, एफ और एफ, और कैसी हैं, अपोजिट है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, राइट। सो इन दिस वे यू कैन मार्क द कूलम्स फोर्स। अगर कोई भी आपके पास सिस्टम चार्ज है, दो चार्जेस हैं कहीं पर, आपको फोर्स फाइंड करनी है, कैसे मार्क करनी है, सो दिस इज द मेथड, दिस इज हाउ यू कैन मार्क द फोर्सेस, राइट। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया वो अच्छे समझ में आया होगा। एंड अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द विद सम अदर टॉपिक्स। एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको हम कवर करेंगे। उसके साथ हम कवर करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज भी हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, राइट। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।